उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें, किसका पलड़ा भारी होगा? और अब उत्तराखंड और हिमाचल जहां पर जो नजदीकी सीटें हैं, मतलब कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर लड़ाई जो है नजदीकी है, वहां पर क्या होगा? वहां पर कौन जीत सकता है चुनाव और किसका पलड़ा भारी हुआ है इन चुनाव में, हम आप बात करेंगे इस पर। और ये तमाम आज पोल्स पंच में बात करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह है अरुण चौबे सर, संपादक है इंडिया.com के। तो अरुण सर, शुरुआत जो है हम आज हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से करेंगे। अनुराग ठाकुर की यह सीट बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। अनुराग ठाकुर क्या दोबारा से इस बार कुछ नया इतिहास बनाएंगे या फिर डगमगाएंगे? क्या लगता है? धन्यवाद नरेश। जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल की सीटों की बात की, उत्तराखंड में पहले फेज में चुनाव हो चुका है, हिमाचल में जो है आखिरी फेज में कल चुनाव होना है। तो दोनों एक तरह से देखा जाए दो सिरे हैं जी। तो हिमाचल में मैं कहूँगा कि जो ये हमीरपुर की सीट है जी। अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री हैं और एक उनके पिताजी भी 2007 से 2012 में जो है धूमल साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो एक पॉलिटिकल लिगेसी लेके आते हैं। और साथ ही में उन्होंने जिस तरह से लगातार कैबिनेट में बने रहे हैं, चौथी बार वो देखा जाए तो इस बार 5वीं बार वो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार वो बाई इलेक्शन में आए थे, उसके बाद लगातार वो जीतते रहे उस सीट से, तो इसलिए बहुत प्रमुख सीट है ये सीट हमीरपुर की। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमीरपुर से एक कॉम्बिनेशन ये बनता है कि वहां पर की वहीं की एक जगह से जो है, जो इस समय वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही देखा जाए तो वहीं से आते हैं। तो उनका भी एक तरह से जो उनके लिए भी हाई स्टेक है, उनके लिए भी एक वर्चस्व की लड़ाई बनी हुई है। और वो भी पूरी तरह से अपनी उन्होंने ताकत झोंक रखी है कि किसी तरह से जो है इस जो लगातार जो विक्ट्री का इतिहास है इसको कैसे बदला जाए। तो इसलिए वो पूरी तरह से वहां पर अपनी शक्ति उन्होंने पूरी लगा दी है। और एक तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहूँगा, जो आपको याद होगा कि जो 2000 अभी जो इसी साल फरवरी में जो राज्यसभा इलेक्शन हो रहे थे, तो उस राज्यसभा इलेक्शन के दौरान में 6 एमएलए जो है डिफेक्ट हो गए बीजेपी की तरफ से, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। और उनका भी बाई इलेक्शन कल होना है। बाई इलेक्शन में वो फिर से वो सीट पे इलेक्शन हो रहा है। उस बाई इलेक्शन की 6 सीट में से 4 सीट हमीरपुर की आती है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग लड़ाई है। बिल्कुल, हमीरपुर तो लोकसभा की है, माहौल गरमाया होगा क्योंकि कल वोटिंग होनी है तो आज तो हमीरपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि 4 असेंबली सीट पे वहां पर बाई इलेक्शन भी है जी। तो इस वजह से उस राज्य सरकार का, कांग्रेस पार्टी का, बहुत सारे मतलब कई फ्रंट पे जो लड़ाई चल रही है। और तीसरी बात यह है कि वहां पर जो है मुद्दे क्या क्या हैं। आप देखेंगे कि मुद्दे जैसे बीजेपी जो है राम मंदिर की बात करती है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी नेचुरल डिसास्टर हुआ था, तो उसमें अभी पिछले हफ्ते जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने सेंट्रल फंड का जो है वो बंदर बाट की है। उन्होंने जो है अपने लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, उनके जो तबाही में उन लोगों को नुकसान हुआ, उसको प्रायोरिटाइज किया कैश डिस्ट्रीब्यूशन में, बनस्पत आम आदमी के जो आम लोग ज्यादा प्रभावित थे उनके पास नहीं पहुंचा। लेकिन से सुक्खू का जो मैनेजमेंट था तबाही के दौर में, पिछले साल बहुत बड़ी तबाही है हिमाचल प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं माना गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अच्छा हिमाचल के लिए किया, जल्दी उन्होंने वो चीजों कवर कर ली। ये वो इसलिए भी क्योंकि देखिए सुक्खू के लिए दूसरे ढंग की लड़ाई है। सुक्खू कई फ्रंट पर लड़ रहे थे, अपनी पार्टी में भी इंटरनल फ्यूड से भी जूझ रहे थे। उसका एक उदाहरण ये है, जो वहां पर आप देखेंगे कि स्टेट प्रेसिडेंट जो प्रतिभा सिंह है, प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, जो कि प्रतिभा सिंह वाइफ है, जो हिमाचल के 6 बार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी है। तो वो एक पूरा का पूरा जो फैक्शन है कांग्रेस में, सबसे डोमिनेंट फैक्शन वो है। तो उस फैक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए आप देखेंगे कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए सुक्खू को आपस में भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बहुत बार ऐसा देखा है कि कांग्रेस नए चेहरों को बहुत कम मौका देती है। राजस्थान में हमने देखा कि सचिन पायलट को मौका नहीं मिला, मध्य प्रदेश में हमने देखा कि यहाँ पर सिंधिया साहब को मौका नहीं मिला, उसके बाद वो बीजेपी में चले आए। लेकिन यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है, वहां मैंने जैसे कहा कि 2 तरह की लॉबी चल रही थी। सुखविंदर सिंह, आपको इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताऊं, कहा यह जाता है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो आप सुखराम, एक जो मंत्री, जो केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के पुराने नेता थे,
उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनकी और वीरभद्र सिंह की जो है प्रतिद्वंदिता चलती जी। थी। उसी वजह से आपने देखा होगा कि उनके खिलाफ जब करप्शन के चार्जेस लगे थे तो उन्होंने अपनी पार्टी फ्लोट की, उसके बाद वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए, जी। फिर उसके बाद 2019 के आसपास वो फिर से वापस लौट आए जी। कांग्रेस पार्टी में, अपने बेटा को जो है वो उनके अपने बेटे को टिकट दिलवाने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए वो जो दो फैक्शन थे, जी। सुक्खू जो है वो कहा जाता है कि वो जो सुखराम वाले फैक्शन जी। से आते हैं, तो वीरभद्र सिंह की जो लॉबी कांग्रेस से है उसके अगेंस्ट में है, उस लॉबी से उनका देखा जाए उसी वजह से जो है ये जो 6 एमएलए डिफेक्ट हुए, कहा जाता है प्रतिभा सिंह को सपोर्ट करने वाले लोग थे और जी। वो लोग उस समय मुखर थे कि इनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जी। जब वो नहीं बनी, जी। सुक्खू बने, तो उसी में जो डिसग्रंटिल्ड लोग थे उन्होंने राज्यसभा में इलेक्शन में जो है उधर बीजेपी को वोट किया, और उसके बाद में कुछ दिन बाद मार्च के महीने में 3 और इंडिपेंडेंट एमएलए जी। जो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे वो फिर एक तरह से डिफेक्ट हो गए। तो इनकी लोग कहा जा रहा है कि अगर ये सुक्खू साहब ये सीट्स नहीं जीतते हैं इस बाई इलेक्शन में, जो हमीरपुर में 4 सीट है और 2 अलग सीट्स हैं, नहीं जीतते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, ये भी बात कही जाती है। और मैं अनुराग ठाकुर के बारे में जी। बता दूं कि वो जैसा मैंने बताया कि प्रेम कुमार धूमल उनके पिताजी रहे, जी। पहले चीफ मिनिस्टर रहे, और साथ ही में देखा जाए तो उनके पास में जो प्रधानमंत्री के नजदीकी मतलब उनके कैबिनेट के बहुत प्रमुख बिल्कुल। पावरफुल लीडर्स में से एक हैं, और उनकी अपनी युवा छवि भी, जी। आने वाले समय जी। के नेता भी हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए तो उनमें अभी अपार संभावनाएं हैं। जी। इस तरीके से और छोटे स्टेट, एक हिमाचल जैसा छोटा स्टेट जिसका मंत्री जो है, जिसका नेता लगातार केंद्र में प्रभावशाली पोजीशन में बना हुआ है, जिसके तरफ चारों तरफ अटेंशन भी दिखता है, तो ऐसे आदमी का जीतना जो है, एक तरह से देखा जाए बीजेपी की पूरी शक्ति लगी हुई है, ऐसे आदमी के जीतने को लेकर जो है संशय पाला जाए वो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसमें आप कॉम्बिनेशन देखेंगे कि वहां का, और हाँ, वोट प्रतिशत की मैं बात करता हूँ, 2014 में देखें वहां पर वो जो वोट प्रतिशत था कांग्रेस और उनके बीच का कम था। जैसे कि 53% जो अगर बीजेपी को मिला था तो 41-42% के करीब, 42% करीब कांग्रेस को मिला था। लेकिन वही मत प्रतिशत जो है इससे आप ये देखेंगे कि पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ गई। ठाकुर ने जो अनुराग ठाकुर को जो है 2019 में 69% वो बढ़ गया। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उनके काम करने को लेकर हो या उनकी जो लोगों के बीच में स्वीकार्यता हो, ये भी बढ़ी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो अनुराग ठाकुर जो है साल दर साल और प्रभावशाली होते गए। मतलब जिस तरीके से उनका कद बढ़ रहा है तो वहां पर भी उनके इलाके में भी उनका कद बढ़ रहा है। बिल्कुल सर। उत्तराखंड की बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की सीटों की कई बार चर्चा कर चुके हैं। उत्तराखंड में सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो खास तौर पर हरिद्वार सीट, ऐसा माना जा रहा है कि हरिद्वार सीट में मुस्लिम बाहुल्य, यहाँ पर मुस्लिम वोटर बहुत अधिक मात्रा में हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट फंस सकती है। हाँ, हरिद्वार की जो 5 सीट है उसमें, हरिद्वार कह रहा हूँ, उत्तराखंड की जो 5 सीट है उसमें हरिद्वार की अगर चर्चा कर रहे हैं तो हरिद्वार में इसलिए भी फंस सकता है कि वहां पर 30% मुस्लिम पॉपुलेशन, ये आश्चर्य का भी विषय है। मैं भी पहले जब मेरी भी नजर शुरू में पड़ती थी तो यूपी से लगा हुआ इलाका है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो है अनडिवाइडेड, तो ये उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था। और हरिद्वार एक रिलीजियस सिटी में जो 30% मुस्लिम पॉपुलेशन होना, ये भी बाहर के लिए देखने पर देखा जाए तो वो बहुत आश्चर्य की बात है। बिल्कुल सर, उत्तराखंड से बाहर के लोग समझते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ सब हिंदू रहते हैं। 14% मुस्लिम हो गए सर उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ओवरऑल 14%, लेकिन हरिद्वार में जो 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट 20% है, और प्लस वहाँ पर उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि कुछ शेड्यूल ट्राइब्स भी रहती है, तो 2% शेड्यूल ट्राइब भी है। कांग्रेस का जो कॉम्बिनेशन बनता है, कांग्रेस का इस बार का कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, उसमें आपने देखा होगा कि शेड्यूल जो एटलीस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, मुस्लिम वोटर्स जो है इन मास वोटिंग कर रहे हैं। वो हम लोगों ने कई जगह पे उसका देखा। जैसे मैं अभी ये लोकसभा के इलेक्शन का डेटा तो नहीं आया है, वो तो इलेक्शन के बाद आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जो रिसेंटली हुए, जो दिसंबर में जो चुनाव है असेंबली इलेक्शन के, जैसे उसमें एक तेलंगाना स्टेट है, तेलंगाना की ओवरऑल 13% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, उसका मेजॉरिटी जो है कांग्रेस की तरफ चला गया, और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को तकरीबन 25 से 30 सीटों का फायदा हुआ। उसी अगर हम उदाहरण को लेते हैं, कांग्रेस जिस तरह से अपने हित में जो है मुस्लिम वोटर्स का जो रुझान पाने में कामयाब हुई है, अगर उस एग्जाम्पल को हम लोग फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि 30% जो है, अगर यहाँ पर बिल्कुल वीरेंद्र सिंह रावत टक्कर दे सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस कैंडिडेट है वीरेंद्र रावत,
वो उनके पहले चीफ मिनिस्टर के हरीश हरीश रावत के बेटे बिल्कुल। हैं ना। तो लेकिन सर इसमें एक फैक्टर नजर आता है मुझे, अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जी कानपुर से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार, वो भी मैदान में हैं, और उमेश कुमार को लेकर माना जाता है कि उनकी खास तौर पर एक जो हम कहते हैं कि ये लाभार्थी वर्ग जिसे हम बीजेपी का बनाते हैं, वैसे उमेश कुमार का भी एक अपना लाभार्थी वर्ग है वहाँ पर, क्योंकि उमेश कुमार वहाँ पर के गरीबों की बेटी की शादी करवाते हैं, इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम, बहुत तमाम प्रकार के प्रोग्राम करते देखिए, हैं। ये आपकी बात सही है, लेकिन उत्तराखंड जैसे स्टेट में जो कि पूरा का पूरा बीजेपी का ही माना जाता है, जी, वहाँ लड़ाई तो अच्छी लड़ी जा सकती है। वहाँ परंपरागत जो लड़ाई हुई बाइपोलर रही, या तो कांग्रेस में का लीडर जीता है या फिर बीजेपी का जीता आती है। तो और बीजेपी ने वो मिथ इस बार तोड़ भी दिया। असेंबली इलेक्शन में जो दोबारा वापसी हुई, तो एक बार वाला जो मिथ हुआ करता था उसको बीजेपी ने तोड़ दिया, और जो लोकसभा में वो लगातार जीत रहे हैं। तो उस स्थिति में देखा जाए, और इसी बात को शायद ध्यान में रखते हुए पुराने जो बीजेपी के नेता थे निशंक साहब, निशंक साहब का 2 बार से जीत रहे थे, फिर भी उनका टिकट काटना, और वहां पर जो है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत वो भी चीफ मिनिस्टर रहे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट देने का मतलब क्या है? बीजेपी में जो आंतरिक मंथन में ये शायद निकला कि जो है निशंक साहब अब उतने पॉपुलर नहीं रहे, या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को सर इसमें ये है कि पार्टी ने अपना, हो सकता है कि संतुलन, पार्टी के अंदर का जो संतुलन है उसे भी बैलेंस करने के लिए उन्हें उतारा, क्योंकि 2022 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद उन्हें लोकसभा में उतारा गया। अगर उसके बाद से कोई पद भी नहीं दिया गया 2022 के बाद से, ठीक 2 साल बाद उन्हें अभी उतारा गया है। तो देखिए, इसमें 2 कारण हो सकते हैं। या तो होता ये है कि संगठन का इतना दबाव और उस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी जो पहले वाले व्यक्ति से ज्यादा दिखती है। हो सकता है 19-20 का फर्क हो पॉपुलैरिटी में, क्योंकि निशंक साहब जो है उत्तराखंड की राजनीति में बहुत पॉपुलर रहे, वो यूनियन मिनिस्टर रहे, एचआरडी मिनिस्टर भी, यूनियन एचआरडी मिनिस्टर थे, तो वो उनकी छवि देखा जाए उनसे कम नहीं है। लेकिन हो सकता है 2 बार के बाद लगातार जीतते रहने से उनकी जो, या फिर यूं कहें कि जो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप है, उसके साथ इतने ज्यादा फेवरेबल नहीं रहे। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उनको टिकट दिया गया। बिल्कुल सर। एक और सीट है उत्तराखंड की, पौड़ी गढ़वाल सीट। यहाँ से बीजेपी के बड़े नेता मैदान में हैं, क्योंकि वो हमेशा हम लोग देखते हैं कि अनिल बलूनी दिल्ली में ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन इस बार अनिल बलूनी पहले राज्यसभा में थे, इस बार लोकसभा में उनको उतारा गया है। लेकिन वहां पर गणेश गोदियाल ने जबरदस्त टक्कर दे रखी है। गणेश गोदियाल जमीनी स्तर के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो वहां पर आपको क्या लगता है कि इस बार क्या, जो पहले से हम देखते थे कि 2-2.5 लाख का अंतर रहता था हार जीत में, क्या ये अंतर कम हो पाएगा? देखिए, अनिल बलूनी के बारे में जो आपने कहा कि वो जो केंद्र की राजनीति के साथ ज्यादा जुड़े हुए थे, राज्यसभा में थे, उनके लिए एक जबरदस्त मौका है इस बार अपनी पॉपुलैरिटी को प्रूव करने के लिए। लेकिन उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जमीनी स्तर के उस तरह के नेता नहीं है। लेकिन अगर इस बार वो अपनी सफलता पाने में कामयाब होते हैं, तो ये जो कांग्रेस के जो आपने नाम लिया गणेश गोदियाल अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा, क्योंकि आपको उत्तराखंड की राजनीति की खास पकड़ आप बनाए रखे हुए हैं। तो उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो जो ये मुकाबला जो है जबरदस्त है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से फर्स्ट फेज के पहले चुनावी जो कैंपेन चल रहा था, उसमें बलूनी साहब की जो पॉपुलैरिटी, या यूं कहे जो सबके सामने जो रिपोर्ट्स आ रही थी हम लोग के सामने, वो जबरदस्त रिपोर्ट आ रही थी उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर। उनकी जो लोगों से मिलने के साथ जो रैलीज हुई, तो उसमें मैं ये कहूंगा कि उत्तराखंड की राजनीति में जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है, मोदी की गारंटी, वो ज्यादा भारी पड़ती है किसी भी कैंडिडेट के बनस्पति। तो हो सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो गारंटी है, उनकी जो छवि है, उसका ज्यादा लाभ मिले उन्हें बनस्पत उनकी अपनी पॉपुलैरिटी। बिल्कुल सर। इन सब में मुझे तो एक चीज ये भी नजर आती है कि अनिल बलूनी अगर इस बार चुनाव जीतते हैं, तो हो सकता है उत्तराखंड को इस बार एक बार और मौका मिले कि मंत्री में, केंद्र में कोई मंत्री पद। ये तो निश्चित है कि भाई जो प्रमुख एक आप यूं कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जो वहां से हरिद्वार से निशंक साहब थे, उनको एक यूनियन एचआरडी बहुत बड़ा ओहदा होता है। तो उसी तरह का जो एक सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो ना मिले, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। उत्तराखंड से एक मिनिस्टर को टॉप पोजीशन मिलती ही है। हाँ, तो इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर सर, अगर हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की टोटल 9 सीटों की बात करें, तो उसमें से 2 या 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर करीबी मुकाबला हो सकता है। हाँ, एक सीट पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो कांगड़ा से जो हिमाचल की आनंद शर्मा जी को जो टिकट दिया गया, वो एक इस बार का बहुत आश्चर्य वाला निर्णय था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्योंकि जो
23 लोग के करीब जो है G23 कहा जाता था, जो उन लोगों ने जो एक तरह से पार्टी हाईकमांड के खिलाफ एक तरह से विद्रोह किया डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए, इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए, उसमें बहुत मुखर वक्ता थे वो। और उनको जो है लगातार वो, मुझे याद है कि 80 के दशक में असेंबली इलेक्शन लड़े थे, उसमें भी शायद हार गए थे, उसके बाद से वो लगातार राज्यसभा में रहे। इस बार उनको टिकट दिया जाना, और उनके खिलाफ में देखेंगे कि जो वहां पर बीजेपी के जो डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं, राजीव भारद्वाज के पास में भी जबरदस्त पॉलिटिकल लीगेसी है। वो एक मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं शांता कुमार, उनके भतीजे भी हैं। तो बीजेपी का जो पूरा का पूरा काडर है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, और पुराने जो उनके परिवार से, शांता कुमार के परिवार से आते हैं, तो पॉलिटिकल लेगेसी भी उनके पास में है। तो ऐसा नहीं है, आनंद शर्मा के साथ में इस बार स्पिरिटेड, यानी स्पिरिटेड मतलब कांग्रेस का जो वहाँ का काडर है, एक बड़े नेता के साथ पूरी तरह से लगा हुआ है, और 2-3 चीजें वहाँ पर बहुत काम कर रही हैं। देखा जाए तो वो जो 1 रैंक पेंशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम का नारा जो कि कांग्रेस ने पहले ही कैबिनेट में विधानसभा चुनाव में भी ओपीएस का जो मुद्दा था वही कांग्रेस को फायदा दे गया। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ा नारा वहां पर काम करता हुआ दिख रहा है। और दूसरा जो अग्निवीर, क्योंकि आप देखेंगे कि हिमाचल में एक्स आर्मी मैन बहुत है, हिमाचल उत्तराखंड दोनों, हिमाचल और उसमें दोनों में है। तो ये जो कांग्रेस का नारा है, जो कि अग्निवीर को हटा के हम जो है जो रेगुलर भर्ती वाली बात, वो एक्स सर्विसमैन जो वोटर्स हैं उनके परिवारों में पूरी तरह से पॉपुलर है, और वो लोग शायद उस तरीके से वोट दें, कांग्रेस के फेवर में वोट दें। तो ऐसा नहीं है, ये 2-3 मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस के जो इन कैंडिडेट आनंद शर्मा, इनको बहुत जबरदस्त दावेदार वहां से भी बनाते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर 3 या 4 सीटें इन 9 सीटों में से ऐसी है जहां पर मुकाबला करीबी हो सकता है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो उत्तराखंड की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड में भी कम से कम 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती है। और एक सीट की और बात कहूंगा आपसे, जो हम लोग फिर से एक बार 1 मिनट की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जो कंगना रनौत मंडी सीट बहुत चर्चे में है। मंडी सीट को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं, और उतना ही जबरदस्त प्रतिद्वंदी उनके खिलाफ जो विक्रमादित्य सिंह जो है, जो वीरभद्र सिंह के, वहां पर तो सर बिल्कुल क्लोज फाइट है और इंटरेस्टिंग फाइट है। अगर कंगना वहां से जीती, वो भी उनके पास भी ऐसा नहीं है, उनके पास भी उनके परिवार की पुरानी एक कांग्रेस की लेगेसी है, उस राजनीतिक परिवार से आती है। ये सब देख के ही बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, तो ऐसा नहीं है, वहां की भी लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, कुल मिलाकर जैसे हमने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश की जो मंडी सीट है वो और उत्तराखंड की 2 सीटें ऐसी हैं, 2 या 3 सीटें, तो कुल मिलाकर से 4 सीटें हम ऐसी मान सकते हैं इन 9 सीटों में से, जहां पर क्लोज फाइट इस बार देखने को मिल सकती है। हाँ, जबरदस्त फाइट है, बिल्कुल। तो यही अब नजर आएगा। अब कल एग्जिट पोल आने वाले हैं, एग्जिट पोल में भी हम आपको शाम से ही जैसे एग्जिट पोल आने शुरू होंगे तो सभी जितने भी एग्जिट पोल सामने आएंगे उनके सभी के आपको जो अनुमान होंगे वो आपको हम समय से आपको बताएंगे। आप लगातार पोल पंच, कल शाम पूरा आपका पोल पंच देखने को मिलेगा। आपको एग्जिट पोल के सारे नतीजे हम आपको पोल पंच के जरिए बताएंगे। साथ में जब नतीजे आएंगे 4 जून को, तब भी हम आपको लाइव के जरिए और वीडियोस के जरिए लगातार बताएंगे कि कौन कहां से रुझानों में आगे है और कौन जीत गया है। जब शाम होते होते नतीजे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कौन जीत गया है और कौन सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। लगातार पोल पंच आप देखते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।